नमस्कार। सोच के देखिए, एक ऐसी कविता जिसके नियम सदियों से बिल्कुल पक्के थे, सुंदर शब्द, एकदम परफेक्ट राइम और बिल्कुल साफ सुथरे संदेश। अब सोचिए कि कुछ कलाकार अचानक आते हैं और इन सारे नियमों को तोड़ देते हैं। आज हम उसी क्रांति के बारे में बात करने जा रहे हैं, मॉडर्निस्ट पोइट्री। ये सिर्फ कविता नहीं थी, ये दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया था। ई से नया बनाऊं, एज़रा पाउंड का ये छोटा सा लेकिन इतना पावरफुल फ्रेज मॉडर्निस्ट आंदोलन का जैसे एक नारा बन गया। इसका साफ मतलब था कि देखो, जो पुरानी सजी सजाई कविता है ना, वो अब 20वीं सेंचुरी की इस टूटी फूटी तेज रफ्तार वाली दुनिया की सच्चाई को बयान कर ही नहीं सकती। उन्हें एक नई जबान की, एक नए तरीके की सख्त जरूरत थी। तो हाँ, मॉडर्निज्म ने नियम तोड़े, लेकिन ये समझने के लिए कि उन्होंने आखिर ऐसा किया क्यों, हमें सबसे पहले उस दौर की दुनिया को समझना होगा जिसने इस क्रांति को जन्म दिया था। आप जानते हैं, मॉडर्निज्म अचानक से कहीं से टपका नहीं था। ये युद्ध, औद्योगिकरण और नए नए विचारों की आग में तपा था। उसी से इसका जन्म हुआ। जरा इस टाइमलाइन को देखिए कि कैसे 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में सब कुछ, लिटरली सब कुछ बदल रहा था। लेट 1800s में शहर फैक्ट्री के धुएं और भीड़ से भर गए। फिर फ्रॉइड ने आकर कहा कि अरे, आपका मन तो खुद आपके कंट्रोल में नहीं है। और फिर आया आघात। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 ने इंसानी तरक्की के हर विश्वास को, हर यकीन को चकनाचूर कर दिया। इन सभी चीज़ों ने मिलकर एक ऐसी पीढ़ी तैयार की जिसे लगा कि दुनिया की बुनियाद ही हिल चुकी है। इन सभी घटनाओं में वर्ल्ड वॉर 1 एक बहुत गहरे मानसिक घाव जैसा था। सोच के देखिए, एक पूरी जनरेशन ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे लॉजिक और रीजन के नाम पर लाखों लोगों को मारा जा सकता है। इसने उनके अंदर से विश्वास और उम्मीद को जैसे नोच ही लिया था। इसी को हम कहते हैं डिसइल्यूजनमेंट, यानी मोह भंग। तो उस समय का एहसास वो था कैसा? तरक्की एक धोखा लगने लगी थी। शहरों की भीड़ में हर इंसान अकेला महसूस कर रहा था, और पुराने आदर्श, वो सब खोखले हो चुके थे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे हकीकत एक टूटे हुए शीशे की तरह है, जिसके टुकड़े हर तरफ बिखरे पड़े हैं और कोई भी तस्वीर पूरी नहीं दिखती। जब आपकी हकीकत ही बिखर चुकी हो, तो उसे जोड़ने के लिए पुराने औजार तो काम नहीं आ सकते, आएंगे क्या? इन पोएट्स को इस टूटी हुई दुनिया को बयान करने के लिए एक बिल्कुल ही नई काव्यात्मक भाषा ईजाद करनी पड़ी। यहाँ आप उस बड़े बदलाव को बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ है हमारी परंपरागत कविता, खूबसूरत, संगीतमय और आसानी से सीख देने वाली, और दूसरी तरफ है मॉडर्निस्ट कविता, असली अनुभवों की तरह बिखरी हुई, चुनौतीपूर्ण और आम बोलचाल के बहुत करीब। तो उनके नए टूल्स क्या थे? उनके टूल किट में क्या था? पहला, फ्री वर्स। इसका मतलब है बिना किसी राइम या मीटर के लिखना, ताकि कविता आम बातचीत जैसी लगे। दूसरा, फ्रैगमेंटेशन, यानी जानबूझकर टूटे फूटे स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना जो उस बिखरे हुए समाज को दिखाए। तीसरा, इल्यूजन। इसमें पुराने ग्रंथों, इतिहास और दूसरे लिटरेचर का संदर्भ दिया जाता था। और चौथा, इमेजिज्म, जिसमें एक इमोशन को बताने के लिए लफ्जों से नहीं, बल्कि एक साफ और सटीक चित्र पर फोकस किया जाता था। इमेजिज्म को समझने के लिए ना, एज़रा पाउंड की ये 2 लाइन की कविता ये काफ़ी है। सुनिए। The apparition of these faces in the crowd, petals on a wet black bough। यानी भीड़ में इन चेहरों का आभास, एक गीली काली टहनी पर फूल की पंखुड़ियां। यहाँ पाउंड ने मेट्रो स्टेशन के भीड़ को एक ही चित्र में समेट लिया है, उतना ही सुंदर और उतना ही क्षणिक जैसे बारिश के बाद एक गीली टहनी पर पंखुड़ियां लगी होती हैं। अमेजिंग, राइट? चले अब बात करते हैं उन शानदार आर्किटेक्ट्स की, उन मास्टरमाइंड्स की, जिन्होंने नई टेक्निक्स में महारत हासिल की और कविता की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। तो ये है मॉडर्निज्म के 3 स्तंभ। टी.एस. एलियट, जिन्होंने अपनी द वेस्टलैंड में आधुनिक शहरी जीवन के आध्यात्मिक खोखलेपन को आवाज दी। फिर है W.B. येट्स, जिनकी कविताओं में मिथोलॉजी और भविष्यवाणी का एक अनोखा मिश्रण मिलता है। और हाँ, एज़रा पाउंड, जो इमेजिज्म के चैंपियन थे और हमेशा कविता के साथ नए नए प्रयोग करते रहते थे। येट्स की ये लाइन, चीजें बिखर रही हैं, केंद्र संभाल नहीं पा रहा है, ये उस पूरे दौर की चिंता का सार है, उसका निचोड़ है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि उस एहसास की चीख है कि समाज, परंपराएं, विश्वास, सब कुछ टूट रहा है। तो अब हम उन मुख्य विचारों और थीम्स पर फोकस करते हैं जिन्हें इन पोएट्स ने एक्सप्लोर किया, और जिनकी गूंज आप मानिए या ना मानिए, हम आज भी सुन सकते हैं। इनकी कविताओं के दिल में थे एलियनेशन, यानी अलगाव और अकेलापन, पुराने मूल्यों से मोहभंग,
आधुनिक सभ्यता का पतन और अतीत और वर्तमान के बीच का वो जटिल उलझा हुआ रिश्ता। ये सभी थीम्स सीधे उस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से जुड़ी हैं जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। सब कुछ कनेक्टेड है। टी.एस. एलियट ने एक बहुत ही ज़रूरी टर्म दिया है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। आई नो ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। देखिए, कवि सीधे नहीं कहेगा कि मैं उदास हूँ, नहीं। इसके बजाय वो शायद एक खाली कमरे के बारे में लिखेगा, मेज़ पर रखे ठंडे कॉफ़ी के कप के बारे में, या खिड़की से आती हल्की रोशनी के बारे में। और इन चीज़ों को पढ़कर आपको खुद ब खुद वो अकेलापन और उदासी महसूस होगी। बेसिकली एहसास को लफ्ज़ों में बताना नहीं, चीज़ों के जरिए दिखाना। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल जरूर उठता है। अगर कला अपने समय का आईना होती है, तो हमारी आज की कला, हमारी फिल्में, हमारा संगीत, हमारी कविताएं, वो सब हमारे बारे में क्या कह रही हैं? सोचिएगा ज़रूर। थैंक यू। ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें।